ठीक। बृहद मुंबई महानगर पालिका के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात। मैं कुलाबा महानगर पालिका माध्यमिक शाला की मेनका जायसवाल। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय हिंदी व्याकरण के काल परिवर्तन व पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं काल परिवर्तन से। काल, जब ये शब्द हमें सुनाई देता है तो हमें सबसे पहले काल का अर्थ समझना है कि काल का ही दूसरा नाम होता है समय। तो हमें काल परिवर्तन के बारे में आज पढ़ना है। काल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। यानी हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया के होने, जब क्रिया हो रही है और होने के समय का बोध हमें होता है तो हम उसे काल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आप लोगों को यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हैं, जिसमें देखिए मतदान आज होगा। तो मतदान की जो क्रिया हो रही है वो आज होगा, ये हमें यहाँ पर समय बता रहा है कि अगर मतदान हो रहा है तो वो कब होगा, वो आज होगा। दूसरा है गाड़ी शाम 4 बजे आती है। तो गाड़ी आने का जो कार्य है वो हो रहा है, उसका समय यहाँ पर 4 बजे दिया गया है। देखिए काल के 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। तो पहले हम लोग वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। आप सभी ने इसका अभ्यास पिछली कक्षाओं में किया होगा, इसलिए आप लोगों को भी इसके बारे में जानकारी होगी। तो आइए हम लोग वर्तमान काल के बारे में देखते हैं। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान समय यानी जो चल रहा समय है होने का पता चलता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि अगर कोई वाक्य में किसी भी वाक्य के अंत में अगर है या हूं आता है तो हम लोग उसे वर्तमान काल कह सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं फल खाता हूं, मैं फल खा रहा हूं, मैंने फल खाया है। ये जो तीनों वाक्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस वाक्य के अंत में हूं, रहा हूं या है आया है, तो ये हम वर्तमान काल कह सकते हैं। और जो फल खाता हूं यानी जो फल खाने का कार्य हो रहा है वो वर्तमान समय में हो रहा है, इसलिए हम लोग इस वाक्य को वर्तमान काल कहते हैं। मैं फल खा रहा हूं, ये भी आपका वर्तमान समय को ही दर्शाता है। मैंने फल खाया है, मतलब फल खाने की जो क्रिया है वर्तमान समय में अभी अभी पूरी हुई है। वर्तमान काल के भी 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से हमें सामान्य वर्तमान काल के बारे में जानना है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो हम पहले सामान्य वर्तमान काल से शुरू करेंगे। सामान्य वर्तमान काल, अब यहाँ पर देखिए जब भी हम किसी क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि अगर हम कोई भी कार्य जो क्रिया के रूप को हम जब भी कभी किसी कार्य को सिर्फ बोलते समय या लिखते समय सामान्य रूप से उसका प्रयोग करते हैं, तब वहां पर सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे कि बंदर पेड़ पर चढ़ता है। बंदर जो है पेड़ पे चढ़ने का कार्य सामान्य रूप से उसका जारी है, इसलिए हम लोग उसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। और जो वाक्य सामान्य वर्तमान काल के होते हैं
उसमें हमेशा धातु के साथ ता, ती, ते, है और हूँ आता है। जब भी हम लोग सामान्य वर्तमान काल के बारे में या किसी भी वाक्य के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने उदाहरण में देखिए, अनिल घर जाता है, गाय घास चरती है। अब आप पहले वाक्य में देखिए, अनिल घर जाता है, यानी अनिल जो है ये पुल्लिंग है, इसलिए हमने उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो है जाता है। तो हमें जब भी ऐसा वाक्य बनाना है तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हमने पुल्लिंग शब्द इस्तेमाल किया है या स्त्रीलिंग। तो अनिल घर जाता है क्योंकि वो पुल्लिंग है, इसलिए हमने उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो है जाता है। और दूसरा है गाय घास चरती है। तो गाय है, आपको सभी को पता है कि ये स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है वो चरती है। तो आप देखिए कि इसके अंत में आपको ती है, जाता है, चरती है, यानी ये आपका सामान्य वर्तमान काल शब्द वाक्य कहलाता है। अपूर्ण वर्तमान काल। हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में जब बातें करते हैं तो अपूर्ण ये शब्द भी अपने आप में ये है कि जो भी क्रिया हो रही है वो अपूर्ण रूप से हुई है, इसलिए हम लोग उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हुआ है और अभी जारी है, उसे हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया शुरू तो हुई है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए हम लोग उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है, तो बंदर जो पेड़ पर चढ़ने का कार्य कर रहा है वो अभी तक उसके द्वारा जारी है, शुरू है, इसलिए हम लोग उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। और जो वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल के होते हैं उसके अंत में हमेशा धातु के साथ रहा है, रही है, ये इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने इसमें भी आपको बताया कि जब भी वाक्य हम लोग लिखते हैं तो हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों पर भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम लोग ये ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा वाक्य गलत हो जाता है। तो इसके लिए उदाहरण के तौर पे देखिए, कपिल खिलौने से खेल रहा है, यानी कपिल जो है ये शब्द पुल्लिंग है और उसके लिए खेल रहा है ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और कपिल द्वारा खिलौने से अपूर्ण मतलब अभी तक वर्तमान समय में अभी तक खेल रहा है वो, तो वो जो खेलने की क्रिया है उसके द्वारा वो अभी तक शुरू है, इसलिए हम लोग इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। दूसरा उदाहरण है, अनीता नृत्य कर रही है। तो अनीता द्वारा जो नृत्य किए जाने का कार्य है वो भी अभी तक शुरू है, इसलिए हम लोग उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है हमारा पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का अभी जब हम लोग उस शब्द को देखेंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत वो शब्द का अर्थ आ जाता है कि पूर्ण वर्तमान काल का अर्थ होता है पूरा। पूर्ण शब्द का अर्थ ही होता है पूरा। तो वर्तमान समय में क्रिया के जिस से यह बोध होता है कि वर्तमान समय में कार्य समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी वो क्रिया वर्तमान काल में ही समाप्त हुई है तो हम लोग उसे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जैसे कि बंदर पेड़ पर चढ़ा है, यानी जो बंदर द्वारा पेड़ पर चढ़ने की क्रिया की गई है वो अभी अभी वर्तमान समय में पूरी की गई है, इसलिए हम लोग उसे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। और उसके साथ जो शब्द आते हैं धातु के साथ अंत में आ या है या हूं आती है, आ के साथ। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, तुम्हारा पत्र आया है।
तो इसमें जो है पत्र आया है वो वर्तमान समय में आया है, लेकिन पत्र आया अभी वर्तमान समय में आया है, इसलिए हम लोग उसे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। दूसरा उदाहरण है, सरिता ने किताब पढ़ी है। मतलब सरिता द्वारा की जाने वाली क्रिया जो है, उन्होंने अभी-अभी किताब पढ़ने की क्रिया को पूर्ण किया है, लेकिन वर्तमान समय में किया है, इसलिए हम लोग इसे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। अगला है भूतकाल। भूतकाल जब हम लोग सुनते हैं तो हमें भूत के बारे में यानी बीता हुआ समय के बारे में ज्ञात होता है। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। आप ध्यान से देखिए कि पूर्ण वर्तमान का यानी जो उसके प्रकार होते हैं और जो भूतकाल है उसमें हम लोग एक समान नहीं है वो, और इसमें बहुत फर्क है। तो हमें वो ध्यान देना है कि भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं, और जो वाक्य हम लोग लिखते हैं भूतकाल में, उसके अंत में हमेशा था, थी या थे आता है। उदाहरण के तौर पर हमें यहाँ पर 3 वाक्य दिखाई दिए हैं। श्याम ने गीत गाया। श्याम ने गीत गाया, इसमें जो गाने का कार्य वो श्याम ने पहले वो बीते हुए समय में कर चुका है। इसलिए क्योंकि ये सामान्य रूप से वाक्य बनाया गया है, इसलिए इसमें था या थी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसे हम लोग भूतकाल का सामान्य रूप कह सकते हैं। दूसरा जो उदाहरण है, श्याम गीत गा रहा था, यानी जो श्याम द्वारा गीत गाने की जो क्रिया है वह समाप्त हो चुकी है, इसलिए हम लोग उसे भूतकाल कहते हैं। तीसरा उदाहरण है, श्याम ने गीत गाया था, यानी श्याम ने पहले बहुत समय पहले ही गीत गाने की क्रिया को पूरा किया है, इसलिए हम लोग उसे भी भूतकाल में भूतकाल ही कहेंगे। भूतकाल के 3 प्रकार होते हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल के बारे में हम अर्थ होता है क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हो गया है, उसे हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी जब क्रिया की गई तब हम लोग उस क्रिया को बोलते और लिखते समय ही समय समाप्त होने के बारे में जब हमें पता चलता है, तो हम लोग ऐसे वाक्य को सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे बंदर पेड़ पर चढ़ा, तो ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है। इसके अंत में धातु के साथ आ और उसके साथ था, थी या थे आ सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो राम ने रावण को मारा, इसमें था, थी, थे नहीं है, क्योंकि ये सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल में के अंत में सिर्फ क्रिया को पूर्ण की जाती है, उसके अंत में था, थे, थी नहीं लगाया जाता। दूसरा एग्जाम्पल है, रुचि कक्षा में प्रथम आई। तो रुचि कक्षा में प्रथम आई है, इसलिए हम लोग उसे सामान्य भूतकाल कहेंगे। अगला है अपूर्ण भूतकाल।
क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में ही हो रही है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब जो क्रिया की जा रही है, उस क्रिया भूतकाल में हो रहा है, लेकिन वो अपूर्ण है। यानी भूतकाल में की गई क्रिया ही है, पर वो अपूर्ण है, तब हम लोग उसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे बंदर पेड़ पर चढ़ रहा था, तो बंदर द्वारा पेड़ पर चढ़ने की जो क्रिया है वो की जा रही है, लेकिन बीते हुए समय में वो कार्य किया जा रहा है और उस कार्य को पूर्ण न होने का बोध इसमें हमें दिखाई देता है, तो हम इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें इस वाक्य में हमेशा धातु रहा, रही या रहे और उसके साथ था, थी, थे आते हैं। उदाहरण के तौर पर पहला है, हम गांव जा रहे थे। तो गांव जाने की जो प्रक्रिया है उसे अपूर्ण दिखाया गया है इस वाक्य में, इसलिए, और बीते हुए समय में बताया गया है, तो इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल की का वाक्य हम कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो उदाहरण है वो है, नीता मेरे घर आ रही थी। यानी कि नीता जो है वह बीते हुए समय में मेरे घर आने की क्रिया शुरू की थी, लेकिन इस वाक्य में हमें उसे पूर्ण होने का बोध दिखाई नहीं देता है, इसलिए वह कार्य जारी होने की वजह से हम लोग अपूर्ण भूतकाल उसे कहेंगे। अगला है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में जो क्रिया भूतकाल में हुई है और वो समाप्त हो चुकी है, उसे हम लोग पूर्ण भूतकाल कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी हो और बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, उसे हम लोग पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बंदर पेड़ पर चढ़ा था, तो बंदर द्वारा जो पेड़ पर चढ़ने की प्रक्रिया है या क्रिया की गई है, वह बहुत पहले ही समाप्त कर चुका है बंदर पेड़ पर चढ़ने का कार्य। इसे इसलिए हम लोग इस वाक्य को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके अंत में हमेशा हमें आ या के साथ था, थी, थे आता है। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे हमने देखा पहला वाला, मैंने छुट्टी मांगी थी। तो जो छुट्टी मांगने की क्रिया की गई है ये बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, इसलिए हम लोग इस वाक्य को पूर्ण भूतकाल कहेंगे। दूसरा जो वाक्य है वह पैसे लाया था। पैसे लाने की जो क्रिया की गई थी वो भूतकाल में यानी कि बीते हुए समय में पूर्ण की गई थी, इसलिए हम लोग उसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। अगला भविष्यकाल। भविष्यकाल, जब भविष्य ये शब्द ही हमें ये दर्शाता है कि जो होने वाली प्रक्रिया है हमारे आने वाले भविष्य में, यानी आने वाले समय में जो होने वाली क्रिया है उसे हम लोग भविष्यकाल कहेंगे। जैसे अभी देखिए, क्रिया के जिस रूप से क्रियाएं आने वाले समय में होने का बोध कराए, उसे हम लोग भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि बंदर पेड़ पर चढ़ेगा, तो बंदर द्वारा पेड़ पर चढ़ने की जो क्रिया की जा रही है वो आने वाले समय में की जाएगी, अभी तक वो क्रिया की नहीं गई है, तो इसलिए हम लोग
इसमें हमेशा इस वाक्य के अंत में गा, गी या गे आता है। तब हम लोग इस वाक्य को भविष्य काल कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपको यहाँ पर 2 वाक्य दिखाई दे रहा है, जिसमें पहला वाक्य है बालक विद्यालय जाएगा, मतलब बालक जो है विद्यालय जाने की क्रिया आने वाले समय में करने वाला है। जाएगा मतलब आने वाले समय में वो यह कार्य करेगा, अभी तक उसने उस कार्य को किया नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हमें ये भविष्य के बारे में बता रहा है कि बालक आने वाले समय में विद्यालय जाएगा, तो ये हमारा भविष्य काल होता है। दूसरा है माली पौधों में पानी देगा, तो माली द्वारा जो पौधों में पानी देने की क्रिया की जाने वाली है, वह भी आने वाले समय में किया जाएगा। वो अभी पानी दिया नहीं है, वह आने वाले समय में पौधों को पानी देगा, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि जिस भी वाक्य के अंत में गा, गी या गे आता है, वह आने वाले समय में की जाने वाली क्रिया होगी, तब हम लोग उसे भविष्य काल कहते हैं। अब मैंने आप लोगों को काल और काल परिवर्तन के बारे में बताया कि किस तरह से हमारे जो काल के प्रकार हैं और उन प्रकार के भी प्रकार हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा है। हमें एग्जाम में, परीक्षा में हमेशा वाक्य को परिवर्तित करके लिखने के लिए कहा जाता है। यानी कि अगर किसी वाक्य को आपको दिया गया है, उसमें आपको बताया जाता है कि वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको, उदाहरण यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। इसी के अनुसार आपको परीक्षा में जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तब आपको ये ध्यान देना है कि हमें अंत में या जो वाक्य है उसको किस तरह से परिवर्तित किया जाए, जिससे कि हमारा जो हमें निर्देशन दिया गया है, जिस वाक्य को परिवर्तित करने के लिए कहा गया है, उसमें वह पूर्ण हुआ है या नहीं। जैसे कि अभी देखिए, पहला वाक्य हमें सूचना, पहले हमको क्वेश्चन जब आता है परीक्षा में, तो हमें ये बोला जाता है कि सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। यानी जो हमें वाक्य दिया है, उसके अंत में देखिए आप यहाँ पर एक ब्रैकेट में आपको जिस वाक्य में वो परिवर्तित करना है, वह भी लिखा हुआ है। तो हमें उस वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और फिर वो किस काल में परिवर्तित करना है, उसे भी हमें देखना है। उसके बाद हमें ये निर्धारित करना है कि वाक्य को परिवर्तित किस तरह से किया जाए। जैसे कि पहला हमारा उदाहरण है, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ। मैं किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, और इस वाक्य को अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करने के लिए कहा गया है। तो हम लोग जब इसे परिवर्तित करेंगे, तब देखिए आपको उत्तर के रूप में लिख के आपको उस वाक्य को परिवर्तित करना है। किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देख रहा था, क्योंकि हमें अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करना है, इसलिए हमें उस वाक्य को ऐसा लिखना है जिससे कि हमें ये पता चले कि हमारे द्वारा जो क्रिया भूतकाल में की गई है वो अपूर्ण है, उस कार्य को हमने पूर्ण नहीं किया है। तो किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देख रहा था। दूसरा है, एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। इस वाक्य को हमें सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। तो हम
उसे परिवर्तित करेंगे। देखिए आपके उत्तर के हम लोग नीचे उत्तर लिखकर उस वाक्य को परिवर्तित करके उसे लिख सकते हैं। एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे का चक्कर काटते हैं, क्योंकि हमें वर्तमान काल में यह वाक्य को दिखाना है, इसलिए हमने वर्तमान वर्तमान काल परिवर्तित करना है, इसलिए हमने उसे सामान्य रूप से यहाँ पर उस वाक्य को लिख दिया है। अगला उदाहरण देखिए, तीसरा है, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। इस वाक्य को पूर्ण भूतकाल में आपको परिवर्तित करना है। तो आप देखिए इसमें पूर्ण भूतकाल, हमें जब भी वाक्य को लिखा जाएगा उस वाक्य को किसमें परिवर्तित करना है, वह हमें जो भी सूचना दी गई है वहां पर उस सूचना को ध्यान से देखना है, ताकि आपसे गलती ना हो जाए। तो आप देखिए इसमें वाक्य है, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। इसे हमें पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो इसे इस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं हम कि मुझे अभिवादन का ध्यान आया था। मतलब हमारी जो क्रिया की गई थी अभिवादन वाली, उसका ध्यान मुझे आया था, यानी कि आ चुका था। तो हमारा जो ये ध्यान आने की जो क्रिया है हमारी, यह पूर्ण हो चुकी थी, तो ये हमारा भूतकाल का वाक्य होगा। चौथा उदाहरण है, मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनकर आए हैं। इस वाक्य को आपको सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है। जब भी हम किसी भी, मैंने बार बार कहा है कि जब भी हम किसी भी वाक्य को पढ़ते हैं तब उसमें किस निर्देश यानी किस वाक्य में परिवर्तित करना है, ये हमें ध्यान से पढ़ना है। तो जैसे मैंने पहले आपको काल परिवर्तन और काल के प्रकार के बारे में जो आपको बताया है, उसके अनुसार हम लोग इस परिवर्तन को कर सकते हैं। मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनकर आए हैं। इस वाक्य को हमें सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो इसका परिवर्तित करने के बाद जो वाक्य है वो है इस प्रकार से कि मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनकर आए। यानी जब सामान्य भूतकाल हम लोग लिखते हैं, हमेशा यह ध्यान देना है कि जब हम सामान्य भूतकाल लिखते हैं तो उसमें सिर्फ क्रिया को पूर्ण की जाती है, उसमें था थी थे नहीं लगाया जाता है, जिससे हमें सामान्य भूतकाल का ज्ञात होता है कि यह जो वाक्य लिखा गया है ये सामान्य भूतकाल। अगला उदाहरण देखेंगे हम, पांचवा है, मुझे देखते ही चाय हाजिर कर देती है। इस वाक्य को हमें पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। तो अब हमें इसको परिवर्तित करते समय ध्यान देना है कि हमें किस काल में परिवर्तित करना है, तो पूर्ण वर्तमान काल में। तो इसका वाक्य है, मुझे देखते ही चाय हाजिर कर दिया है। मतलब वर्तमान समय में हाजिर कर दिया है। देखिए आपको जो क्रिया दी गई थी उस क्रिया को आपने परिवर्तित कर दिया, वर्तमान समय में ही वो की गई है और की गई है, मतलब गया है, इसलिए हम लोग इसे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। उसके बाद है अगला उदाहरण, वह तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती है। इस वाक्य को हमें अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। इसको परिवर्तित करते समय हमें देखिए उत्तर लिखना है इस तरह से कि वह तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती रहती है। मतलब जो वाक्य हमने बनाया है वह वर्तमान समय में ही हुआ है, लेकिन
वह अपूर्ण है, अपूर्ण रूप से हमें उसे दिखाना है, इसलिए उसके वाक्य को बनाते समय हमने इस तरह से लिखा है जिसमें हमारा अंत में इससे ये पता चलता है कि जो कार्य किया गया है वर्तमान समय में वह अपूर्ण है। अगला उदाहरण देखिए, पानी अब निर्मल नहीं रहा है। इस वाक्य को हमें सामान्य भविष्य काल में परिवर्तित करना है। तो सामान्य भविष्य काल में परिवर्तित करेंगे तो हमें उस वाक्य को इस तरह से परिवर्तित करना है, पानी अब निर्मल नहीं होगा। तो यहाँ पर जब सामान्य रूप से मैंने कहा कि जब भी हम लोग सामान्य वाक्य बनाते हैं तो क्रिया पूर्ण की जाती है, तो यहाँ पर हमें क्रिया पूर्ण होते हुए नजर आ रहा है। अभी यहाँ पर हमारा काल परिवर्तन के बारे में जो मैंने आपको बताया ये यहाँ पर समाप्त होता है। हमारा अगला जो मुद्दा है, टॉपिक है, वो है पर्यायवाची शब्द। आप सभी को परीक्षा में हमेशा पर्यायवाची शब्दों के बारे में पूछा जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पर्यायवाची शब्द का ही दूसरा नाम है समानार्थी शब्द। जब भी हमें पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा तो इसका अर्थ ये होता है कि हमें समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो हम लोग कुछ समान अर्थ वाले शब्दों के बारे में देखेंगे। एक ही शब्द के कई नाम होते हैं तो हम लोग उसे ही समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि हम लोग अगला देखेंगे उदाहरण। आपको यहाँ पर एक 3 वाक्य मैंने लिखा है जो आप जब पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ पर हमको पता चलेगा कि कौन से वाक्य में क्या समानता उसमें दिखाई दी गई है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ पर अध्यापक ये शब्द आया है। उसके बाद जो दूसरा वाक्य है उसमें हमने देखा कि गुरुजी को प्रणाम करो, यहाँ पर गुरुजी यह शब्द आया है। फिर तीसरा वाक्य यहाँ पर दिया गया है, शिक्षकों का सदैव सम्मान करो। तो यहाँ पर हमें 3 वाक्य दिए गए हैं जिसमें आप देखिए अध्यापक, गुरुजी और शिक्षक, ये जो तीनों शब्द हैं ये समान अर्थ वाले शब्द हैं। यानी कि जो अध्यापक शब्द है उनका ही दूसरा अर्थ होता है गुरुजी या फिर शिक्षक, और जो गुरुजी यह शब्द है उसका ही दूसरा अर्थ होता है अध्यापक या शिक्षक। जो शिक्षक यह शब्द है उसी का दूसरा अर्थ होता है गुरुजी और अध्यापक। यानी कि हमें उस शब्द जिसके अर्थ समान हो उसे हम लोग समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आपको उसकी परिभाषा भी दी गई है कि समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हमें बहुत सारे शब्दों को जब हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ने में, लिखने में, बोलने में बहुत समय हम लोग इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि एक बार हम लोग एक शब्द को बोलते हैं तो दूसरी बार दूसरे शब्द को। तो हमें इस शब्द भंडार को जब हम लोग बढ़ाएंगे हमारे, तब हमें पर्यायवाची शब्दों को लिखने में आसानी होगी। इसलिए हमें आपके किताबों में भी दी गई होती है, आपको हमेशा इन शब्दों को अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि आपका जो शब्द भंडार है वो बढ़ेगा, तब आप इस शब्दों को आसानी से लिख सकोगे। जैसे मैंने कुछ पर्यायवाची शब्दों को यहाँ पर लिखा है और उसके शब्द और उसके बहुत सारे जो अर्थ हैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। अगर आप ध्यान दीजिए, ऐसे ही आपके किताबों में भी बहुत सारे शब्द आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो उसे पढ़िए,
बार बार आप पढ़ते रहेंगे तो आपको हमेशा अलग अलग नए नए शब्दों का ज्ञान होगा। जैसे देखिए यहाँ पर जंगल, जंगल यह शब्द दिया गया है, इसके अनेक अर्थ हैं। वन, कानन, विपिन और अरण्य, ये जंगल का ये सारे नाम है। अगर हम लोगों को कभी भी जंगल का पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा जाता है तो हम लोगों को इसी तरह से लिखना है, या तो वन, हम लोग इसमें से कोई एक ही लिखना है। तो पर ये शब्द आपको, अगर आप 10 शब्दों को पढ़ोगे तो आपको कुछ शब्द परीक्षा में याद आएंगे, या जब भी आपको लिखना है तब याद आएंगे। इसलिए हमें शब्दों को ध्यान देना है कि जंगल जो ये शब्द है इसके कई अर्थ हैं, वन, कानन, विपिन और अरण्य। फिर दूसरा शब्द है तालाब। तालाब का अर्थ यहाँ पर दिया गया है तड़ाग, सर, सरोवर, जलाशय। अगला शब्द है नदी। नदी के भी कई नाम हैं जिनको हम जानते भी हैं, तो तटनी, सरिता, तरंगिनी। हमें ये सारे शब्दों को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी हमें पूछा जाता है तो इन्हीं अर्थों में से हमें एक अर्थ को लिखना है। अगला है पानी। पानी का ही दूसरा है अम्बु। फिर अगला है पृथ्वी। पृथ्वी का अगला और नाम यहाँ पर दिए गए हैं भू, भूमि, धरा, धरती, वसुधा, अवनी। अगला शब्द है राजा। राजा के, राजा को हम लोग और भी नामों से संबोधित कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से है नृप, भूपति, पृथ्वीपति, नरेश, नृपति। अगला शब्द है मित्र। मित्र का ही आप सभी तो ये बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे इन शब्दों को, सखा, सहचर, दोस्त और मित्र। अगला शब्द है सिंह के भी अनेक हैं, वनराज, केसरी, मृगराज। पहाड़, पहाड़ का दूसरा नाम यहाँ पर आपको समान अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं, अचल, गिरि, पर्वत, भूधर, शैल। फूल, फूल के ही दूसरे नाम यहाँ पर दिए गए हैं, सुमन, प्रसून, पुष्प और कुसुम। अगला शब्द देखिए माँ। माँ, माता, जननी, अम्बा, अम्मा। समुद्र, जलधि, सागर, सिंधु, उदधि। हाथी, कुंजर, गज, हस्ती, मतंग। अंधेरा, अंधकार, तम, तिमिर। आनंद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी। अमृत, पीयूष, सुधा, अमीर। असुर, दैत्य, दानव। कपड़ा, वस्त्र, वसन, परिधान, पट, अंबर। कृपा, दया, अनुकंपा, मेहरबानी। तलवार, अशी, खड्ग, कृपाण। ये ऐसे शब्दों को देखा गया है जिसमें बार बार आपको इन शब्दों को परीक्षाओं में देखना, मतलब ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसे शब्द हैं शरीर, काया, तन या देह। शत्रु, अरि, रिपु, वैरी, दुश्मन। सोना, स्वर्ण, कनक, हेम, सुवर्ण। सांप, सर्प, नाग, भुजंग,
विषधर। सूर्य, सूर्य, दिनकर, भास्कर, रवि, सूरज, दिवाकर, भानु। देखिए सूर्य के कितने सारे नाम यहाँ पर आपको बताए गए हैं। स्त्री, नारी, महिला, अबला, कांता, रमणी, वामा, वनिता। स्वर्ग, देवलोक, सुरलोक, अमरपुरी, दीव। बादल, मेघ, जलद, जलधर, घन, वारिद, घटा। रात, निशा, यामिनी, रजनी, रात्रि। मछली, मीन, मत्स्य। तीर, तीर, बाण, शर, सायक। दिन, दिवस, वार, वासर, दीवा। दूध, दुग्ध, पेय, क्षीर। देवता, सुर, देव, अमर। दुख, कष्ट, तकलीफ। पुत्र, सुत, आत्मज, तनुज। पक्षी, खग, विहग, नभचर। बिजली, चंचला, चपला, विद्युत। वायु, हवा, पवन, समीर। वृक्ष, पेड़, तरु, विटप, पादप। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये सब जो प्रमुख रूप से पर्यायवाची शब्दों के बारे में, यहाँ पे बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों को हमने देखा है, और भी है, लेकिन हमें समय का भी ध्यान रखना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। और आप सभी से कहती हूँ कि अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हेलो राज, माइक अनम्यूट हेलो, किया है आपने, पूछ लो जो पूछना है। मैं वर्तमान काल वाला बता दीजिए। वर्तमान काल वाला? हाँ, 1 मिनट। बेटा, वर्तमान काल का अर्थ आपको बताया है कि वर्तमान काल का अर्थ होता है, 1 मिनट, आपको वर्तमान काल कौन सा है बेटा? बोलिए। वर्तमान काल यानी जो हमारा समय चालू है, जो चालू समय में होने का पता चलता है क्रिया का, उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि जो क्रिया की जा रही है वो वर्तमान समय में अगर की जा रही है तो हम उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है जी मैम। हाँ, उसके 3 प्रकार होते हैं जो मैंने आपको बताया है। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ है? पूछिए। अंकिता, पूछिए। अनुज। टीचर सामान्य भूतकाल बताइए ना। सामान्य भूतकाल? हाँ टीचर। अच्छा, देखिए यहाँ पर आपको सामान्य भूतकाल का एक स्लाइड दिखाई दे रहा है। उसमें आपको बताया गया है कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते लिखते समय समाप्त हो गया है, उसे हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर उदाहरण मैंने दिया है कि राम ने रावण को मारा, तो राम द्वारा क्रिया की गई है, इसलिए उसे सामान्य रूप से जब हम लोग बोलते या लिखते समय ही सिर्फ उसे समाप्त कर देते हैं, यानी उसमें था लगाने की
हमें आवश्यकता नहीं होती है, तब हम लोग उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। राम ने रावण को मारा, यानी क्रिया को सिर्फ पूर्ण की गई है, पर उसमें था, थे, थी नहीं लगा हुआ है। हाँ ठीक है बेटा? थैंक यू टीचर। हाँ, टाइम हो गया है मिस, अपना सुनाई नहीं दे लास्ट रहा है? टाइम हो गया है मिस आपका। हाँ हेलो, हाँ सर, तो मेरा ये समय हो कंप्लीट गया हो है मिस। चुका है। हाँ हाँ, लास्ट स्टेटमेंट दे दीजिए आप और क्लास एंड कर दीजिए मिस। यही कि आज हम लोगों ने ये सब हाँ सीखा ठीक है, करके। ओके ओके। हिंदी व्याकरण के काल परिवर्तन व पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ा, जिसको हमें परीक्षा में जब भी हमें पर्यायवाची शब्द या काल परिवर्तन के बारे में पूछा जाता है, तब हमें वो आसानी से लिख सकते हैं। और हम लोग इसको ध्यान पूर्वक अभ्यास करेंगे। हमारे पुस्तक में पाठ के अंत में आपको बहुत सारे वर्ड भी मिलेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस करिए, जिसके वजह से अगर आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम आती है, तो आप उसे जो मैंने समझाया है उसके माध्यम से जब आप उसको पढ़ना शुरू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबको ऑल द बेस्ट। हाँ सर।